प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय भूगोल में आज हम लोग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इसका हम लोग नाम दे रहे हैं पार्ट 1, जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? तो किसी समयावधि के अंतर्गत किसी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार का संतुलन कहते हैं। यदि कोई देश वस्तु और सेवाओं का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक करता है तो व्यापार संतुलन को अनुकूल या धनात्मक कहते हैं। यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन को प्रतिकूल अथवा ऋणात्मक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियां किन रूपों में मिलती हैं? तो नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों से अपने कार्यों एवं स्वरूपों में भिन्न होती है। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आधार कृषि होता है, जबकि नगरीय बस्तियों का आधार व्यवसाय या उद्योग अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप प्रधान रूप में होता है। नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों को अपने भोजन और वस्त्रों के लिए अनाज और रेशे उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए माल तैयार करने, इनके खरीदने बेचने और अन्य लोगों को लिखाने पढ़ाने, राजकाज चलाने और इसी तरह के अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियां वे होती है जिनके अधिकांश लोग कृषि, लकड़ी काटने वाले, पशुचारण, खान खोदने वाले, शिकारी, जंगली व पर्वतों पर निवास करने वाले होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार आपका है सघन बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां, एकांकी बस्तियां और अखंडित बस्तियां। चौथा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखें। तो पहला है व्यवहार विचारधारा, फिर मानव कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, संसाधनों का भूगोल, फिर कृषि भूगोल, उद्योग का भूगोल आदि। पांचवा क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या संगठन या जननांगीय संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, क्षमता, शिक्षा, यहाँ क्षरता नहीं हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। आयु, लिंग, क्षमता, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा, जीवन निवास स्थान, ग्रामीण, नगरीय इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को लिखें। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का समाप्य स्रोत है। पवन को गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट की है, जिसमें से 1/4 ऊर्जा को आसानी से काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। पवन ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा का एक और संयंत्र तमिलनाडु में तूतीकोरिन में स्थित है। अगला है, तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। तो तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन का परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है। एक समाज, बिजली मिस्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, धोबी, नाई, दुकानदार आदि की सेवाएं इनके समान उदाहरण हैं। आठवां है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वर्तमान समय में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, अनियमित मानसून पर निर्भरता, फिर निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं एवं ऋणग्रस्तता, भूमि सुधारों की कमी, छोटे खेत तथा विखंडित जोत, वाणिज्यीकरण का अभाव और मृदा अपरदन। नौवां है, भारत द्वारा आयात किए जाने वाले प्रमुख सामानों का उल्लेख करें। तो वर्तमान समय में भारत के आयात में प्रमुख वस्तुओं में मोती तथा उपरत्नों, स्वर्ण एवं चांदी, धातुमय अयस्क तथा धातु छीजन एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि सम्मिलित है। प्रशासनिक नगर क्या है? उपयुक्त उदाहरण दे। तो राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है, जैसे नई दिल्ली, कैनबेरा, लंदन, वाशिंगटन डीसी।
उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो वैसे उद्योग जिनके द्वारा मानव उपभोग की वस्तुएं निर्मित हो उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं, जैसे चीनी बिस्कुट उद्योग। ऊष्माद्वीप क्या है वर्णन करें। तो नगरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पक्के मकानों, सड़कों आदि की अधिकता एवं वनस्पतियों के अभाव के कारण ऐसी स्थिति मिलती है। इन अपेक्षाकृत अधिक ताप वाले नगरों को ऊषा द्वीप कहते हैं। वैश्विक तापन के चलते धरती आज ऊष्मा द्वीप बन गई है। यहाँ प्रदूषण से वायुमंडल की गर्मी अंतरिक्ष में विलीन उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में संक्षेप में लिखे। तो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा, यह गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज में चतुष्कोण महामार्ग के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को जोड़ता है। अनुदान क्या होता है। तो वस्तुओं के बिक्री एवं सेवाओं पर सरकार द्वारा प्राप्त छूट अनुदान कहलाता है। जैसे पेट्रोल एवं एलपीजी पर सरकार अनुदान देती है। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी है, क्यों। तो बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क विकसित हुए हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटिंग, दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग एवं ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में रूपांतरण का मुख्य कारण सिलिकॉन होता है, अतः इसे सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। फिर है कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन करें। तो भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ कृषि की दशा दयनीय है। यहाँ की कृषि को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, वर्षा की अनियमितता तथा मानसून पर निर्भरता, परंपरागत कृषि के तरीके, उन्नत बीज तथा खाद का अभाव। अगला है प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को लंबे समय के निवास के लिए प्रस्थान करना प्रवास कहलाता है। भारत में प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला, अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज, नौकरी तथा रहने की बेहतर सुविधाएं। तो बहुत से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों की ओर नौकरी या बेहतर सुविधाओं के लिए स्थानांतरण करते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा एवं आमोद प्रमोद संबंधी सुविधाएं मिलती है। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से मजदूर वर्ग दिल्ली, पंजाब तथा नोएडा में आ रहे हैं। दूसरा है विवाह। तो विवाह के कारण भी प्रवास होता है। शहरों से गांव में अथवा गांव से शहरों तथा शहरों से शहरों में अथवा गांव से गांव में प्रवास होता है। यह प्रवास महिलाओं में अधिक होता है। सामाजिक असुरक्षा, जिन क्षेत्रों में सामाजिक असुरक्षा होती है वहां से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। जैसे पंजाब तथा कश्मीर में आतंकवाद के कारण बहुत से लोग दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं। राजनीतिक गड़बड़ी, तो जब किसी क्षेत्र में राजनीतिक अव्यवस्था हो जाती है तो वहाँ से भी लोग सुरक्षित क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। अंतरजातीय विवाह, जब किसी क्षेत्र में राजनीतिक गड़बड़ी हो जाती है तो बहुत सी पिछड़ी जातियाँ अंतरजातीय लड़ाइयों के कारण दूसरे सुरक्षित स्थानों की ओर चली जाती है। अगला है जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो पहला है नदियों में कल कारखानों के दूषित जल की साफ सफाई कर छोड़ना। नदियों में स्नान, धुलाई एवं शवदाहन पर पूर्णतया रोक। फिर चिमनियों से उत्सर्जित धूल कणों एवं धूम्र को छानना। जल की गुणवत्ता के लिए सदैव तत्पर रहना। 19 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा नगर को 2 उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिभाषित करें। तो आक्रमणकारियों के भय से मानव को सदैव ही सुरक्षित स्थानों की ओर आकर्षित करने में बड़ा सहयोग दिया है। यहाँ सुरक्षा का अभाव रहता है, मानवीय बस्तियाँ अपने स्थानों से हट जाती है। ऐसी असुरक्षित स्थानों पर समान अवस्थाओं में मनुष्य रहना पसंद नहीं करते। वह असुरक्षित स्थानों पर बसने की अपेक्षा दुर्गम स्थानों में को ढूंढते हैं। उत्तरी भारत में जब विदेशी आक्रमणकारी खैबर के दर्रे द्वारा बार बार भारत पर आक्रमण करते रहे तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक पंजाब, राजस्थान और गुजरात के असंख्य लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों, हिमालय की घाटियों में तथा ऊंचे भागों में जा बसे थे। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाला, कुमाऊं, नेपाल आदि में इन्हीं लोगों द्वारा अनेक छोटी बस्तियां सुरक्षा दृष्टि से स्थापित की गई है। यमुना और गंगा के मैदानों में इलाहाबाद और वाराणसी तक बस्तियां अधिक फैली हुई मिलती है, किंतु उत्तर पश्चिमी के सीमावर्ती क्षेत्रों और आक्रमणों के मार्ग के निकट गांव विशेष सुरक्षित स्थानों पर चारदीवारी में बनाए जाते हैं। निश्चयवाद क्या है। तो निश्चयवाद के समर्थक निराशावादी तथा भाग्यवादी है, परंतु आधुनिक युग में मानव की सफलताओं के समक्ष यह विचारधारा अधिक नहीं टिक सकी है। किसी समय तक वातावरण के प्रभाव की अपेक्षा करके मानव
प्रगतिशील नहीं हो सका है। वातावरण का प्रतिबिंब उसके अनेक कार्यों एवं गतिविधियों में दृष्टिगोचर होता है, किंतु मानव पूर्णतः उनके प्रभाव के नियंत्रण में नहीं है। ग्रिथन टेलर के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास और न ही उसका अस्थायी और न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। उन्होंने इसे रोको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी है। उन्होंने मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना है, परंतु उसकी तुलना बड़े नगर में चौराहों पर खड़े एक सिपाही से की है, जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? तो भारत विश्व में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। यहाँ चीनी निर्माण का आधार है, मतलब यह चीनी निर्माण का आधार है। इसके लिए लंबे वर्षकाल की आवश्यकता है। यह उष्ण तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। अच्छी जल आपूर्ति के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छे जल निकासी वाले उपजाऊ मिट्टी में इसकी उपज अधिक होती है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार 2 कारकों को लिखें। तो भारत में जनसंख्या असमान वितरण के 2 कारक निम्नलिखित। समतल मैदान। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या गंगा और गोदावरी के समतल मैदान में अधिक है, क्योंकि वहां आवागमन के लिए सड़कें बनाना एवं खेती करना पठारी एवं पर्वतीय भाग की तुलना में आसान है, इसलिए मैदानी भाग की जनसंख्या अधिक है। फिर है जलवायु, यहाँ जलवायु कर लीजिएगा। भारत के मध्य एवं दक्षिणी भाग की जलवायु समशीतोष्ण है, जिससे इस भाग में अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 23 नंबर से शुरू करेंगे। तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।